हेलो गाइज, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास नीति निर्देशक तत्व के बारे में है और मूल कर्तव्य के बारे में है। हम यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया है, तो वो लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का संविधान 1937 में बनता है और वहां से भारत ने जो है वो नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किया है। हालांकि आयरलैंड देश के द्वारा भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने संविधान में स्पेन देश से ग्रहण किया हुआ है, लेकिन भारत ने आयरलैंड से ये ग्रहण किया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और इसका महत्व है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ये किसका उद्देश्य है भाई? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये किन सिद्धांतों पर जो है वो लिए गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों में? तो ये समाजवाद पर आधारित है, गांधीवाद विचारधारा पर ये आधारित है, उदार बौद्धिक सिद्धांत पर ये आधारित है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में राजनायिकों के कथन क्या क्या हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा क्या कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, इनके द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में ये वर्णित है भाई। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषताओं में के रूप में जो है वर्णित। प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन उस बैंक के समान है जो अपने ग्राहक को ऋण की अदायगी अपनी सुविधा अनुसार करता है। जैसे आप देखते हो ना कि राज्य के ऊपर जो है ये बाध्य नहीं होती, मतलब राज्य इसको चाहे तो लागू कर सकता है और राज्य ना चाहे तो इसको लागू नहीं कर सकता। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि समान नागरिक संहिता, तो कई राज्यों के अंदर वो लागू ही नहीं है। गोवा के अंदर लागू हो रखी है, उत्तराखंड के अंदर अभी लागू हुई है, तो यानी कि राज्य के ऊपर ये बाध्य नहीं होती। इसीलिए के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को जो है इस तरीके से कहा कि ये एक तरीके से बैंक के समान है जो अपने ग्राहक को ऋण की अदायगी अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। टी कृष्णाचार्य के द्वारा क्या कहा गया है, तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है भी डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको किसका वर्णन मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में भी किसकी परिभाषा दी गई है? भी राज्य की परिभाषा, इसका भी ध्यान रख लेना आप लोग। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर विशिष्ट तत्वों का लागू होना अनिवार्य है, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 39 में राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित डीपीएसपी में आर्टिकल 39 से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 39A में किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है जो गांधीवाद पर आधारित है, गांधी की विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 41 आर्टिकल के तहत। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवाच्युत दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 42 में। अनुच्छेद 43 में क्या किया गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है वो का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 43 में। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित डीपीएसपी में अनुच्छेद 43A में
सहकारी समितियों की स्थापना का वर्णन किया गया है और ये कब ऐड किया गया था? 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। तो सहकारी समितियों की स्थापना जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाएगी? अनुच्छेद 43A के तहत। अनुच्छेद 44 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन अनुच्छेद 46 में किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, इसका वर्णन है 47 में। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन का वर्णन है। आर्टिकल 48A ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना ये राज्य की जिम्मेवारी होगी, तो इसका वर्णन आर्टिकल 49 में किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 50 ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 48, 48A, 49, 50, 51 ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन जो है वो किया गया है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है वो कौन से भाग में किया गया है? भाग 4A में भाई। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जब संविधान बना था तो उस समय पर संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे भाई, इनको बाद में ऐड किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि भारत ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहां से ग्रहण किया है? तो वो किया है भाई रूस से। उस समय पर जो रूस है वो सोवियत संघ था भाई। ठीक है, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ ले कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। और 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब होता है? 1976 में। और 42वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है इसको क्या कहा जाता है अभी? इसको मिनी संविधान के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो कैसी है? मूल रूप से संख्या में ये 10 थी, यानी कि जब 1942 में इनको संविधान में ऐड किया उस समय पर मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है वो जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है वो सूचीबद्ध है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्याय संगत है, और जो मौलिक अधिकार है वो क्या है भी? वो प्रकृति में न्याय संगत है। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करना, जो मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में बात करते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। तो ये क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। और 6 से 14 वर्ष की आयु, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के लिए अवसर देना। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है वो इसको जोड़ा गया था। और एक आपको और भी ध्यान रख लेना अभी, 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत ही जो है मौलिक अधिकार को भी जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में। मौलिक कर्तव्यों का जो महत्व है वो क्या है? तो इनका महत्व है भाई कि ये लोकतांत्रिक आचरण की लगातार ये याद दिलाते रहे, असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी देते हैं, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को ये जो है वो बरकरार रखते हैं, कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करते हैं। अब ये मेन डिफरेंस है और ये डिफरेंस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भाई। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो अंतर है वो देखो। मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की मदद से पूरे समुदाय के लिए कल्याण को बढ़ावा मिलता है। कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दंडनीय है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समान निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन दंडनीय अपराध नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। राज्य की स्वेच्छा पर ये आधारित होते हैं। तो ये थी अपनी आज छोटी सी क्लास डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के बारे में। आई होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा क्लास कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।